हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और अब हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पीआरटी स्पेशल एजुकेशन 2018 के हैं। और इसमें मैं आज 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा, अंदर के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका टायर 2 केवीएस का होने वाला है। उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे एमसीक्यूज कहीं ना कहीं। साथ साथ आपके जो भी वैकेंसी जो आप एग्जाम होने वाला है आपका टीजीटी स्पेशल का नेक्स्ट मंथ, उसमें भी आपका हेल्पफुल रहेगा। पीआरटी की वैकेंसी आएंगी स्पेशल एजुकेशन की, उसमें भी ये सारे पीवाईक्यू सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। ठीक है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो चैनल से जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी पीडीएफ जो भी मैं एमसीक्यूज की करा रहा हूँ वो सारी मैं अवेलेबल टेलीग्राम पे करा रहा हूँ। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे देता हूँ कि आगे क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्या करने वाले, तो इसलिए आप जुड़ जाएं। वहां पर मैंने एक लिंक डाला है डिस्कशन ग्रुप का, तो व्हाट्सएप पे आप डिस्कशन ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप स्टडी से रिलेटेड आप कुछ भी बात कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो कि आज की हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आज, पहला क्वेश्चन आपको 26 है आगे का, पीआरटी स्पेशल 2018 का। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? सिगमंड फ्रॉइड, विलियम वुंड, जॉन, ठीक है, जॉन बी एंड जेबी वॉटसन और विलियम जेम्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बेसिकली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से पूछा गया है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से पूछा गया है। जब आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, सबसे पहले फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, है ना, कॉग्निटिविज्म पढ़ते हैं, बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं। इसके अलावा आप साइको एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, वो भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का पार्ट है ना। गेस्टोल्टवाद के बारे में पढ़ते हो आप। तो ये सारी चीजें जो हैं, या आप स्कूल अलग अलग तरह के पढ़ते हो, और उनको उस स्कूल को किसने स्टैब्लिश किया। स्कूल का मतलब ये वाले स्कूल नहीं जो हम जिसमें हम जाते हैं, स्कूल का मतलब एक विचारधारा, एक उनकी अपनी सोच या अपनी विचारधारा जिनको उन्होंने स्कूल के रूप में स्टैब्लिश किया है, वो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि बिहेवियरिज्म का या बिहेवियरिस्ट जो है, फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट किसे कहा जाता है। तो हमें पता है कि बिहेवियरिज्म से जो कनेक्टेड है वो कौन है, जेबी वॉटसन है। बिहेवियरिज्म से जो कनेक्टेड है वो जेबी वॉटसन है। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस से, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो साइको एनालिसिस से कनेक्टेड है। और विलियम वुंड जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से कनेक्टेड है, और विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म से कनेक्टेड है ना। और जो जेबी वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म से कनेक्टेड है। तो ये हमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर हमने अच्छे से पढ़ी है तो हमें ये चीजें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपने कभी नहीं पढ़ी है या आपको नहीं नॉलेज है इसकी, तो मुझे बता देना। अगर आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए कि मुझे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एकदम सीक्वेंस में समझाई जाए और क्या है वो, कैसे है, आसानी से कैसे याद करें, तो वो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आराम से, जिसमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल में, और ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, और मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किसने, कौन किसका स्टूडेंट था, किसने इस स्कूल को स्टैब्लिश किया, पहले क्या था और अब क्या हो गया है, वो सारी चीजें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में मैं कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। अगर आपको पता है या आपको नीड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका 26 का जो 126 का आंसर हो जाएगा वो आपका जेबी वॉटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A human cell contains डैश क्रोमोसोम्स, यानी कि मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं। मानव में एक ह्यूमन सेल्स में कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बहुत ही सिंपल आंसर है, और कोई भी इसका आंसर है ना आराम से दे सकता है। ये कि इसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं, सॉरी 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 है ना। 23 के पेयर्स में होते हैं, तो ये टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं। इनमें से जो सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आपके ऑटोसोम्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल होते हैं 46, और 23 के पेयर्स में होते हैं ये
तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ज्यादा है नहीं, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड आपको ही पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, अ सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, है ना, अ सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के केंद्र में गोल छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? स्क्लेरा या सिक्लेरा बोलते हैं इसे, प्यूपिल, कोरोइड या कंजक्टिवा, इनमें से क्या कहलाता है? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि भाई ये आइरिस होता क्या है ना। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि आइरिस है क्या है, ये चीज क्या है, ये समझ लेते हैं, और इन ऑप्शंस को भी मैं बता देता हूँ कि स्क्लेरा क्या है, प्यूपल क्या है, कोरोइड क्या है, कंजक्टिवा क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपकी पिक्चर आपको दिख रही होगी आसानी से, है ना। तो आप अगर देखें तो अपनी आईज जो होती है, उस आईज के अंदर आपका जो आंखों का कलर होता है, जैसे किस बहुत ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है उनका जो कलर होता है आईज का, वो होता है आपका ब्लैक, और कुछ लोगों का ब्लू होता है या ब्राउन होता है। तो ये जो आंखों का कलर है यही आपका आइरिस है ना। आंखों का कलर क्या है? ये आइरिस, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, ये क्या है? सारा ये पार्ट सारा आइरिस का पार्ट है। और ये जो अंदर का है आइरिस के अंदर, ये जो एक गोला सर्कल दिख रहा है, ये होल, इसे आप कहते हैं प्यूपिल। इसे क्या कहते हैं आप? प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो है वो छोटा बड़ा साइज होता रहता है, इसका साइज छोटा या बड़ा होता रहता है। क्यों? ये कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर होनी चाहिए, वो ये डिसाइड करता है आइरिस। आइरिस जो है, ये पूरा आइरिस जो है, आइरिस यहाँ से लेके ये जो इतना है पार्ट है आइरिस, यही जो है आइरिस, ये इस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, यानी कि छोटा या बड़ा करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए, जिससे कि आंखों को रेटिना को नुकसान ना पहुंचे, लेंस को नुकसान ना पहुंचे। तो वो यही डिसाइड करता है आइरिस। तो प्यूपल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? वो आइरिस करता है। और प्यूपल, ये अगर हम बात करें कि प्यूपल क्या है, तो आइरिस के अंदर छोटा सा होल होता है ना, ये छोटा बड़ा होता रहता है, तो ये इसे आप प्यूपिल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक और चीज होगी, है ना। और अब हम थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, स्क्लेरा क्या है या स्क्लेरा भी बोलते हैं, तो ये वाली जो लेयर है आपकी, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं आपकी स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है? ये जो वाला जो गोल वाला पार्ट है आगे का उभरा हुआ पार्ट, इसे आप कॉर्निया कहते हैं। पिपल क्या है? पिपल आपका होल है छोटा सा जो आइरिस के अंदर होता है, वो आपका पिपल है। लेंस क्या है? ये लेंस है, ये लेंस है। तो ये आपकी जो आपकी लाइट होती है, वो जब इससे एंटर होती है तो क्या कहते हैं, टकराकर इसी से जाती है। तो जो आपकी इन्वर्ट होती है लाइट, टकरा के जानी है रेटिना पे, किधर की साइड जानी है, वो आपकी इसी से डिसाइड होती है। इसके बाद हम बात करें तो लेंस की, तो लेंस हो गया, आइरिस हो गया। आइरिस क्या है? आंखों का कलर है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का वो, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो वो। इसके अलावा हम बात करें तो कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा इधर साइड को ही आपकी, ये वाली साइड जो होती है, इधर की साइड आपका कंजक्टिवा होता है। विट्रस ह्यूमर क्या है? तो ये अंदर का पार्ट जो होता है, ये विट्रस ह्यूमर है। रेटिनल ब्लड सेल्स, है ना, तो ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर हो गई जो ब्रेन से कनेक्टेड है। रेटिना ये हो गया आपका, ये वाला अंदर का पार्ट रेटिना हो गया। और रेटिना के अंदर आपके रॉड्स और कॉन्स देखने को मिलते हैं, है ना, ये सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रेटिनल ब्लड सेल्स आपके यहीं होते हैं, यहीं पर ही। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये स्ट्रक्चर आपको वैसे भी याद होना चाहिए। अब डिटेल में मैं यहाँ तो नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक चीज मैंने बता दी बस, लेकिन इसको डिटेल में आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से अच्छे टॉपिक करना चाहते हैं, अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, तो इसे आपको करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर होल, वो कौन सा सर्कुलर होल है जो किसके आइरिस के सेंटर में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो प्यूपिल है आपका। उसे क्या कहते हैं आप? प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। तो ये होता है आपका प्यूपिल, जो कि कहाँ होता है? सेंटर, सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के सेंटर में होता है ये प्यूपिल, है ना। तो मैं आपको बना भी देता हूँ, ये रहा आपका सर्कल, और ये यहाँ पर ये, इसी को आप प्यूपिल कहते हैं। सिंपल है,
ठीक है, आपको ये याद रखना है। बाकी कोरोइड मैंने बता दिया, कोरोइड क्या है, लेयर है ना, 3 लेयर्स होती हैं, रेटिना है आपका, स्क्लेरा है और कोरोइड, 3 लेयर्स होती है। कंजक्टिवा साइड में होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a orientation and mobility system which does not fall under visual impairment, human guide can travel, electronic travel aid या crutches। तो अगर हम बात करें तो ये ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी क्या है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी क्या है। देखिए सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो आपकी टेक्निक होती है, ये जो ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, ये यूज की जाती है वीआई के लिए। वीआई में सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अपने आसपास जितना भी आपके आसपास कुछ जहां जहां भी आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जहां भी आप जाते हो, वहां के एनवायरनमेंट की समझ आपको होनी चाहिए। जैसे आप जिस घर में रहते हो उस घर में आपको पता होना चाहिए कि आपकी डोर कहाँ पर है, विंडो कहाँ पर है, चेयर कहाँ पर है, रूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ है, तो वो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो इस एनवायरनमेंट की समझ कि कितने स्टेप्स आप इधर चलोगे कि आपका टॉयलेट आ जाए, कितने स्टेप आप राइट में चलोगे कि आपका रूम आ जाए, कितने स्टेप्स आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा, है ना, कि आपका बाहर आप घर से चले जाओ। तो वो सभी जो एनवायरनमेंट की समझ होती है, बाहर निकल के जैसे घर से बाहर जाते हैं तो लेफ्ट में कितनी कदम चल के आप जाओगे कि आप रोड की शॉप तक पहुंच जाओगे, है ना, इस तरह से ये जो समझ होती है ओरिएंटेशन है। अब ओरिएंटेशन होती है एनवायरनमेंट की समझ, आसपास की अपने एनवायरनमेंट की समझ कि कहाँ क्या रखा है, कौन सी चीज कहाँ पर है। मोबिलिटी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये मोबिलिटी है। और इस तरह की ट्रेनिंग जो दी जाती है वो वीआई वाले बच्चों को दी जाती है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, है ना। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंदर ही ये चीजें आती है, ह्यूमन गाइड टेक्निक, कैन ट्रेवल टेक्निक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एड्स। ये तीनों चीजें इसी के अंदर आते हैं, ये तीनों चीजें, यानी कि ये तीनों चीजें किस में आती हैं, इन्हीं चीजों में सिखाया जाता है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी में तीनों चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब ये दोनों चीजें सिखाई जाती हैं। ये एक तरीके की आपकी एड है या कह सकते हैं मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सी ऑप्शन वाले में देखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एड इस तरह की मशीन है। और ये दोनों एक टेक्निक है, जो एक तरह की टेक्निक है या ट्रेनिंग की होती है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए, और ये एक तरह की आपकी मशीन है। तो इसकी पिक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। ह्यूमन गाइड टेक्निक, अगर आप देखो तो ये वाला जो पिक्चर है, इसमें जो दिखाया जा रहा है ये पिक्चर में, ये आपकी क्या है, ये आपकी कैन है ना, कैन ट्रेवल टेक्निक है या ट्रेनिंग कह लो, टेक्निक। और ये आपकी जो है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने सो गया, गलती। ये वाली जो टेक्निक है, ये जो हाथ पकड़ के इसे ये वाली जो है, ये इसे हाथ पकड़ के आगे लेके जा रही है, ह्यूमन गाइड टेक्निक, ह्यूमन गाइड टेक्निक। और ये है आपकी कैन ट्रैवल टेक्निक, ये आपकी कैन ट्रैवल टेक्निक है। और ये वाली जो आपकी पिक्चर दिख रही है, ये वाली पिक्चर, ये आपकी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स, है ना, एक तरह की मशीन है ये। अगर आप देखो इसको तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एड है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एड है। तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या है। तो जो हम बात करें, ये तीनों चीजों में जो यूज में आती हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में ये भी आती है, ह्यूमन गाइड टेक्निक, है ना। इसके अलावा ये वाली भी आती है। इसमें क्या होता है, ये मशीन तरह की पहनाई जाती है, एक तरह का एड है ये, है ना। इसमें सेंसिस लगे होते हैं जिससे एनवायरनमेंट की समझ आ जाती है, मतलब जो चल रहा है तो वो सेंसिस के जरिए वो पता चल जाता है। ये बीप करता है साउंड इसमें, तो इसकी एक वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये आपकी कैन ट्रैवल टेक्निक है, कैन का मतलब छड़ी से है, ठीक है। और ये छड़ी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, और जो आपका कहते हैं कि ब्लाइंड का इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ब्लाइंडनेस, तो वो कैन को ही माना जाता है। इसको, इस छड़ी को क्या माना जाता है,
अगर हम बात करें इंटरनेशनल साइन ऑफ ब्लाइंडनेस, तो वो क्या है, वो इस कैन को माना जाता है कि जो ब्लाइंड है उनके जो इंटरनेशनल सिंबल है, साइन है, वो क्या है, इस कैन को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिस्टम विच डज नॉट फॉल अंडर विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो सिस्टम होता है उसमें कौन सा फॉल नहीं करता विजुअल इंपेयरमेंट के तहत, है ना, कौन सा फॉल नहीं करता। तो ह्यूमन गाइड तो करता है भाई, ओरिएंटेशन मोबिलिटी का पार्ट है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ये भी है, ये ऑप्शन तो है। कैन ट्रेवल, इसमें ये भी है, और इलेक्ट्रॉनिक भी, लेकिन ये वाला नहीं है ऑप्शन, क्रचेस, बैसाखी, है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी यहाँ पर लगाते हैं, और इसमें क्या है कि ये तो आपकी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसको चोट लग जाती है उसके लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इसको इन तीनों चीजों को सिर्फ विजुअल इंपेयर के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन जैसे मेरे चोट लग जाए तो ये चीजें यूज नहीं की जाएंगी, लेकिन क्रचेस बैसाखी का यूज किया जाएगा अगर पैरों में कोई दिक्कत हो जाए, तो इसका यूज मैं कर सकता हूँ। टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, इससे भी आपको ये चीजें जहन में रहेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, सिम्टम्स ऑब्जर्व इन विजुअल इंपेयरमेंट पर्सन, है ना, वो कौन से, देखो सिम्टम्स मैंने फिर से बता रहा हूं कि कभी कभी कोई सी भी पर्सन हो, विजुअल इंपेयर्ड हो, एचआई हो, ऑटिज्म हो, या कोई से भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड पूछे, तो या तो सिम्टम्स लिखा हुआ आएगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ आएगा, या फिर फीचर लिखा हुआ आएगा। तो तीनों में से कोई सा भी वर्ड लिखा आ जाए तो मतलब एक ही है, वो सिम्टम्स पूछने की कोशिश कर रहा है, या तो सिम्टम्स लिखा होगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होगा, या फिर आपके फीचर लिखा होगा। तो पूछ रहा है कि सिम्टम्स बताइए कौन कौन से होते हैं और विजुअल इंपेयरमेंट के। तो रब आईज एक्सेसिवली, मतलब जो विजुअल इंपेयर्ड होते हैं, मतलब किसी तरह की उन्हें विजन की प्रॉब्लम होती है, तो अपनी इस तरह से आंखें जो है वो रगड़ते रहते हैं, दिन भर में वो अपनी आंखों को रगड़ते रहते हैं काफी, तो वो क्या है, ये पहला ऑप्शन में यही कहा जा रहा है। तो ये बात तो सही है, ये कहना तो बिल्कुल सही है कि वो आंखों को क्या करते हैं, अत्यधिक रगड़ते हैं, ये कहना बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आईज लुक रेड रिमिड, यानी कि आंखों का लाल दिखाई देना, आंखें क्या हो जाती है, लाल दिखाई देती हैं, तो ये कहना भी सही है, ये भी एक सिम्टम है विजुअली इंपेयरमेंट पर्सन का, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन का। फील डिफिकल्टी इन रीडिंग और डूइंग टास्क, तो जाहिर सी बात है कि उसे दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसको क्या होगी, डिफिकल्टी रीडिंग और किसी टास्क को करने में कोई दिक्कत होगी, ये कहना भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही कहे जा रहे हैं कि तीनों ही क्या है, सिम्टम्स है विजुअली इंपेयरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ द सीपी में इंक्लूड, एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ सीपी में इंक्लूड कौन सी है एसोसिएटेड कंडीशन, कौन सी है, एमआर, एसडी, या अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एसोसिएटेड कंडीशन होती क्या है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है एसोसिएटेड का कि एसोसिएटेड कंडीशन होती क्या है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो हर एक डिसेबिलिटी की अपनी एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है कि किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी हुई, जन्म से कोई डिसेबिलिटी हुई, मान के चलो उसको सर्बल पाल्सी हुआ, और सर्बल पाल्सी को क्या होता है, जन्म से होता है, इसलिए इसे बर्थ पाल्सी भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म से होता है। अब इस सर्बल पाल्सी की वजह से, क्योंकि इसमें ब्रेन में किसी ना किसी तरह का डैमेज होता है, तो उस डैमेज की वजह से आपकी क्या हो गई, उस डैमेज की वजह से ब्रेन के अंदर वो डैमेज है ना, उस डैमेज की वजह से आपका कह सकते हो कि हेयरिंग के कुछ जो पार्ट है, ये ब्रेन का वो जो हेयरिंग वाला रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, कौन सा वाला होता है हेयरिंग के लिए, टेम्पोरल लोब, जो हेयरिंग वाला पार्ट होता है वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, हेयरिंग की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। यानी कि सर्बल पाल्सी उसको था, लेकिन इस सर्बल पाल्सी की वजह से उसे एचआई की प्रॉब्लम हो गई, या इस सर्बल पाल्सी की वजह से उसको एमआर भी हो गया, है ना, यानी कि इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग उसकी डाउन हो गई, वो बाकी पर्संस की तरह अब उसका आईक्यू नहीं रहा। तो जब एक डिसेबिलिटी की वजह से, मेन जो डिसेबिलिटी उसकी सर्बल पाल्सी, एक डिसेबिलिटी की वजह से कोई दूसरी डिसेबिलिटी होती है ना, तो उसको कहते हैं उस पर्सन की एसोसिएटेड कंडीशन, यानी उस डिसेबिलिटी की एसोसिएटेड कंडीशन कहा जाता है। तो भाई
क्या है, सर्बल पाल्सी को किसी की है और सर्बल पाल्सी की वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डाउन हुई तो एमआर हो गया, है ना। टेम्पोरल लोब में डैमेज आया तो भाई उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो गई, वीआई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम्स भी दिखा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो भाई सर्बल पाल्सी वाले बच्चा की जो एसोसिएटेड कंडीशन है वो एमआर भी होती है और एएसडी भी होती है और हेयरिंग और विजुअल दोनों होती है। हेयरिंग क्योंकि अगर ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ब्रेन का, है ना, ये आपका फ्रंटल लोब है, ये पेरिएटल लोब है, और ये आपका ऑक्सीपिटल लोब है, और सेंटर में आपका जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। तो ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे होता है वो तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए तो आपकी विजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर्बल पाल्सी की वजह से हुई ना ये दिक्कत विजन की, तो इसको कहेंगे ये एसोसिएटेड कंडीशन है इसकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही बात सही है, तीनों ही कंडीशन एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्बल पाल्सी से। अच्छा, सर्बल पाल्सी का आप जो है मैंने अभी पीछे भी आपको कराया क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के कराया, तो सर्बल पाल्सी जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया था आपको पता होना चाहिए। सर्बल पाल्सी में सर्बल का मतलब क्या होता है, सेरिबल का मतलब क्या होता है, और पाल्सी का मतलब क्या होता है ना। सर्बल पाल्सी में सर्बल वर्ड जो है वो ग्रीक का है या लैटिन वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कहीं कभी ना कभी, ये भी पूछा जाएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा सेरिबल, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको सर्बल पाल्सी जो है ये जो सर्बल पाल्सी से रिलेटेड एक बुक है काफी फेमस, वो किसने लिखी, जिसे आप सर्बल पाल्सी ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं, वो किसने लिखी वो पूछ लेगा या उसका सन पूछ लेगा। तो इस तरह से उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी पीछे भी आपको जो मैं आपको 1 से 25 तक के क्वेश्चन कराया उसमें ये चीजें मैंने बता दी हैं, तो वो जरूर देखें। तो सीक्वेंस में देखते पाएंगे ना तो नॉलेज भी बढ़ेगी, आप लिखते हुए भी चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए भी चलिए। तो सीपी क्या है, सर्बल पाल्सी क्या है, एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी है, नॉन क्रॉनिक डिसेबिलिटी है, क्योरेबल डिसेबिलिटी है, या नन ऑफ द अबव, है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल डिसेबिलिटी है हमारी वो कितनी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग 21, और ये 21 डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी है। कैसी है, क्रॉनिक डिसेबिलिटी है। तो आपकी याद रखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी क्रॉनिक ही होती है, क्योंकि क्रॉनिक का मतलब होता है वे डिसेबिलिटी जो लंबे समय तक चले। तो कोई डिसेबिलिटी होती है तो वो लंबे समय तक तो चलती है। मान लो सर्बल पाल्सी है तो सर्बल पाल्सी बच्चा ठीक नहीं हो सकता, वो ताउम्र उसे सर्बल पाल्सी रहेगा, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक उसे सर्बल पाल्सी रहेगा। हालांकि उसका जो लेवल है सर्बल पाल्सी का उसकी बॉडी के अंदर वो घटता बढ़ता रहेगा समय के साथ, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करवाओगे वो घटता बढ़ता रहेगा। तो डिसेबिलिटी क्रॉनिक होती है, तो सर्बल पाल्सी उनमें से एक डिसेबिलिटी, किसमें से एक, तो ये क्या है, एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी। क्रॉनिक मतलब सर्बल पाल्सी लंबे समय तक रहने वाली डिसेबिलिटी, ये बात कहना सही है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऑप्शन नंबर बी पे देखें तो ये कह रहा है कि सर्बल पाल्सी नॉन क्रॉनिक डिसेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ समय तक ही रहती है फिर ठीक हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है, नॉन क्रॉनिक का मतलब यही तो हुआ कि थोड़े समय के लिए रहेगी फिर ठीक हो जाएगी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योरेबल डिसेबिलिटी, देखो एक होता है वर्ड क्योरेबल, एक होता है ट्रीटेबल, दोनों में क्या फर्क है। तो क्योरेबल का मतलब और ट्रीटेबल का मतलब मैं आपको यहां समझा देता हूं कि ट्रीटेबल, है ना, ट्रीटेबल एक होता है क्योरेबल, कोई डिसेबिलिटी क्योरेबल होती है, कोई डिसेबिलिटी ट्रीटेबल होती है। तो क्योरेबल का मतलब होता है जब बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो तब हम कहते हैं कि वो बीमारी या वो डिसेबिलिटी क्योरेबल है। लेकिन जब उसे जड़ से खत्म ना किया जाए तब हम कहते हैं कि ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसको सुधार कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। हिंदी में मीनिंग देखोगे तो हो सकता है सेम सेम आए, लेकिन इसका जो बेसिक सेंस है हम जब स्पेशल एजुकेशन फील्ड में पढ़ते हैं तो क्योरेबल और ट्रीटेबल में यही डिफरेंस है। क्योरेबल का मतलब आप जड़ से खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ क्या, किसी को पर्सन को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, या आप कह सकते हो उसको टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, धब्बा आ गया उसके चेस्ट के पे लंग्स चेस्ट में, रिप्स में, तो अब वो जो है वो दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो टीबी ठीक हो सकती है ना, दवाई खाएगा, 6 महीने का कोर्स करेगा तो वो आपके धब्बा गायब हो जाएगा, वो दिक्कतें जो थी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि टीबी एक क्योरेबल डिसीज है, यानी कि वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं थैलेसीमिया की, सिकल सेल्स की, है ना, तो ब्लड की दिक्कत यानी ब्लड कैंसर, तो ये ठीक हो सकता है क्या, ब्लड कैंसर, तो ब्लड में कोई दिक्कत हो जाए, आरबीसी में कोई दिक्कत हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। कितना इलाज कर लो, ब्लड कैंसर का इलाज नहीं है। लंग्स
कैंसर का इलाज नहीं है, तो ये क्या है, ये सब ट्रीटेबल है। लंग्स कैंसर हो जाए किसी को तो वो ट्रीटेबल है। तो क्योरेबल और ट्रीटेबल में यही फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि सर्विल पाल्सी क्योरेबल है। तो मतलब सर्विल पाल्सी क्योरेबल का मतलब है सर्विल पाल्सी ठीक हो जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता भाई, ठीक नहीं हो सकता सर्विल पाल्सी। तो क्योरेबल डिसेबिलिटी नहीं है ये सर्विल पाल्सी, बल्कि क्या है, ट्रीटेबल है। क्या है, ट्रीटेबल। तो ऑप्शन में अगर यहाँ पर सी दे रखा होता तो फिर यहाँ पर डी में ये ना लिखा होता, बल्कि ए और सी दोनों लिखा होता। नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया काफी, है ना। तो आप इन चीजों को थोड़ा नोट करते चलिए। स्किप करोगे ना वीडियो तो आपका ही नुकसान है इसमें, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ चीजें काफी। पहला है आपका, अब जो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 133। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थॉट टू बी कॉज ऑफ सीपी। निम्न में से कौन सा सर्विल पाल्सी का कारण नहीं माना जाता? इनमें से कौन सा है जो सर्विल पाल्सी का कारण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वो डिसीज है या कौन सी वजह है इससे सर्विल पाल्सी नहीं होता? तो मेनिंजाइटिस, बर्थ ट्रॉमा, शेकन बेबी पाल्सी या शेकन बेबी सिंड्रोम। तो ये क्या है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसबीएस कहते हैं इसको शॉर्ट में, शेकन बेबी सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस और बर्थ ट्रॉमा। तो मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई क्या दिक्कत है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में तो सिंपल कह रहा है इनमें से कॉज नहीं है, किसका, सर्विल पाल्सी का कॉज नहीं है। सिंपल सा बताना है कि सर्विल पाल्सी इनमें से किस वजह से नहीं होता। तो ये तो सिंपल है, लेकिन हम इसका ऑप्शंस को देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। पहला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है ये समझ लेते हैं इसको। तो मैंने पिक्चर लगाई होगी, हाँ लगाइए। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन में है ना, हमारे ब्रेन जो होता है वहां पर आपकी लेयर्स होती हैं। अब वो जो लेयर्स होती है ना, वो मेनिंजिस की लेयर्स होती हैं, लगभग टोटल 3 लेयर्स होती है मेनिंजिस की। वो 3 लेयर्स जो होती हैं मेनिंजिस की, वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये लेयर दिख रही है आपको, ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं। और ये 3 लेयर यहाँ पर भी थोड़ा जूम करके दिखा रखा है। तो ये 3 जो लेयर्स होती हैं, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जब इस मेनिंजिस में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, है ना, तो इस वजह से बच्चे को सर्विल पाल्सी की दिक्कत हो सकती है। ब्रेन में डैमेज आएगा, ब्रेन डैमेज होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लेयर्स किसको प्रोटेक्ट कर रही थी, किसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। लेकिन ये डैमेज हो गई, इसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, लंबे समय तक इसका इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी, ब्रेन को। उस वजह से सर्विल पाल्सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से सर्विल पाल्सी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है कि मेनिंजाइटिस की वजह से। देखो आइटिस वर्ड आ गया ना इसमें, जहां पर वर्ड आ जाए ना आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजिस की वजह से बच्चा को सर्विल पाल्सी होता है, बिल्कुल हो जाता है। बट बर्थ ट्रॉमा क्या है कि जन्म के समय माता को यानी कि मदर को किसी तरह का कोई ट्रॉमा हो जाए और उस ट्रॉमा से, उस हादसे से वो निकल ना पाए, कोई ऐसा हादसा या ट्रॉमा जिससे वो लंबे समय तक निकल ना पाए और उसकी वजह से वो खान पान में दिक्कत हो, वो खाना पीना छोड़ दे और बहुत सारी उसे दिक्कतें आए, अजीब सा व्यवहार करने लगे, तो उसका असर बच्चे पे जाएगा और उस वजह से बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, उसके ब्रेन पे असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं बच्चा सर्विल पाल्सी हो सकता है। तो ये भी एक रीजन माना जाता है सर्विल पाल्सी का। फिर है इसके बाद शेकन बेबी सिंड्रोम, जिसको SBS के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में SBS। तो इसमें क्या होता है शेकन बेबी सिंड्रोम, तो बच्चा जब आपका नया इस दुनिया में जन्म लेता है ना, जो लगभग जो आपका स्टार्टिंग का समय होता है बच्चे का, लगभग कुछ 5 महीने तक का जो पीरियड होता है, 4 से 5 महीने का, तो उस समय में जब बच्चे को उठाया जाता है, तो उठा के जब आप उसके यूं करके हिलाते हो ना, यूं पकड़ के यूं हिलाते हो, तो हिलाने से उसके ब्रेन जो होता है ना, उस ब्रेन के अंदर, ये आपका ब्रेन है
है ना, ये आपका ब्रेन है, अंदर ब्रेन है ना, मान के चलिए स्कल है, स्कल में कितनी हड्डियां होती है, 12 22 हड्डियां होती हैं, तो इस 22 हड्डियों के अंदर आपका ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन, और ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को ये। तो जो अंदर का ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन है ना थोड़ा हिल जाता है, उस ब्रेन, अब आप बच्चे को ऐसे ऐसे करके गोद में उठा के हिलाओगे तो वो ब्रेन हिल जाएगा, तो हिलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ डैमेज आएगा, और उस डैमेज की वजह से बच्चे को क्या हो जाता है, सर्विकल पाल्सी हो सकता है, या डेथ भी हो जाती है, ये देखा जाता है। और ये ज्यादातर देखा जाता है कि जो ये दिक्कत आती है ना, ये वाली शेकन बेबी सिंड्रोम में, ये ज्यादातर गुस्से में करते हैं। जैसे बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा, ना मदर से हो रहा, ना फादर से हो रहा, किसी से हो ही नहीं रहा, तो गुस्से में वो क्या करते हैं, गुस्से में कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि उसको ऊपर उठा के यूं करके हिला देते हैं, तो इतना हिलाते हैं, चुप हो जाए ऐसे करके, तो वो ब्रेन का जो आपका स्कल के अंदर जो ब्रेन है होता है ना, वो बहुत ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत नाजुक होता है, आपके एक साल तक की उम्र तक बहुत नाजुक होता है, तो ब्रेन हिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो टकराता है, वो अंदर छोटा तो होता ही है, तो वो स्कल से टकराता है, हड्डियों से टकराता है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, तो इस डैमेज की वजह से सर्विकल पाल्सी हो जाता है, तो ये कहना भी सही है। तो ये तो कॉज है, ये तो कारण है सर्विकल पाल्सी के, लेकिन अस्थमा क्या है, अस्थमा तो आपकी सांस लेने से रिलेटेड है, तो इसकी वजह से बच्चे को सर्विकल पाल्सी होती है, ये कहना गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी, ये आप पिक्चर भी देख लेना एक बार। इसके बाद आता है 134, क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद एएसडी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ आ सकता है, फीचर लिखा हुआ आ सकता है, या इसके अलावा सिम्टम्स लिखा हुआ आ सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एएसडी, एएसडी का आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एएसडी की सिम्टम नहीं है, सिंपल कह रहा है कि इनमें से कौन सा एएसडी का सिम्टम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर। देखो सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर या स्टिमुलेटेड बिहेवियर क्या होता है, ये पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर, क्या ये ऑटिज्म में पाया जाता है? पहली बात तो इसका मतलब क्या है सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर का? सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसे करने पे ऑटिज्म बच्चे को सुकून मिलता है, वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई झूला देख लिया उसने, अब वो झूले को देखता है ना, तो झूले को देख रहा है तो झूले पे जाएगा, चढ़ेगा और कूदेगा, फिर उसे अच्छा फील हो रहा है, फिर गया, फिर चढ़ रहा है, फिर कूद रहा है ना। और फिर वो घर में भी यही कर रहा है, घर में जा रहा है तो सोफे पे खड़ा होके फिर कूद रहा है, उसे मजा आ रहा है, तो कूदने में मजा आ रहा है तो सुकून मिल रहा है, और आप कह रहे हो तो बात नहीं मान रहा है। या फिर आपकी कोई सी चीज को, जैसे पेंसिल को लेकर आपकी सर पे मार रहा है इस तरह का, या कान में डालने की कोशिश कर रहा है, तो इससे उसे नुकसान तो होता ही है ना। तो इस बिहेवियर को हालांकि स्पेशल एजुकेटर को कम करना होता है ना, एबीए थेरेपी देकर, लेकिन क्या है कि ये डेंजरस होता है कोई क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज वो उठा के मुंह पे मारने लगता है, तो इस तरह का। तो ये बिहेवियर जो होते हैं वो क्या है, ये सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर होता है, जब जो ऑटिज्म बच्चा है वो ऐसा बिहेवियर करे जिससे उसे मजा आए, तो इस तरह का बिहेवियर जो करता है वो सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर होता है। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ऑटिज्म बच्चों में भाई लैंग्वेज का इशू तो होता ही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका डिले ही होता है क्योंकि वो सोशल इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये कहना सही है और ये कहना भी सही है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका डिले ही होता है, बहुत लेट वो बोलते हैं। अगर समय से अर्ली इंटरवेंशन मिल जाए तो कुछ हद तक वो जल्दी बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो स्पीच है वो कमी रहती है, उनकी जो वोकैबुलरी है वो कम रहती है। एक्सट्रीम फैसिनेशन एंड प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, है ना, विशेष वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षक और आसक्ति। तो क्या है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो किसी चीज को देखता है ना, किसी ऑब्जेक्ट को या नई चीज को, ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, ये कहना भी सही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई चीज है, कोई खिलौना उसको नया दिखाई देता है तो वो देखता है, छूता है, तो इस तरह के ऑटिज्म के बच्चों में देखोगे, तो छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल के 7 साल के, उनमें तो बहुत देखना है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं वो नई नई चीजें देखकर, है ना, उसको देखते रहते हैं काफी और वो लेने की कोशिश करते हैं, है ना, और उसी बहाने में आपकी बात भी मानते हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिए होता है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं है कि टिपिकल ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, ये एक तरह का सिम्टम्स है किसका, है ना, सामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास, है ना, मतलब वृद्धि और विकास होना ये एक सिम्टम्स है ऑटिज्म का, ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाते हैं। एस्पर्जर डिसऑर्डर, या इसे एस्पर्जर डिसऑर्डर कहते हैं या एस्पर्जर
सिंड्रोम भी कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम्स के ग्रुप को आप सिंड्रोम कहते हैं। इसे एस्पर्जर सिंड्रोम भी कहते हैं, एस्पर्जर डिसऑर्डर भी कहते हैं। और इम्पेयरमेंट लिखा हुआ आ जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये कह रहा है कि डिफाइंड एज, एस्पर्जर डिसऑर्डर को किस तरह डिफाइन किया जाता है, किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो अ डिलेड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प स्किल, यानी कि कॉग्निटिव और डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प स्किल में, यानी SHS में, इनमें डिलेड होगा तो इसे आप एस्पर्जर सिंड्रोम कहोगे? नहीं, इसे हम एस्पर्जर सिंड्रोम नहीं कहते। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी कमी आ जाए, सेल्फ हेल्प स्किल में कमी आ जाए तो उसे हम एस्पर्जर डिसऑर्डर या एस्पर्जर सिंड्रोम कहेंगे, ऐसा नहीं है। अ प्री डिटर्मिनेटिंग फैक्टर टू सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का पूर्व निर्धारित कारण, सिजोफ्रेनिया नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम सिजोफ्रेनिया की जो प्री डिटर्मिनेशन होते हैं फैक्टर्स, उसको जो सिजोफ्रेनिया होता है, मतलब ऐसा लगता है सिजोफ्रेनिया, तो उसको हम एस्पर्जर सिंड्रोम कहते हैं, तो वैसा भी नहीं है। टिपिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, टिपिकल कॉग्निटिव, सामान्य तौर पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और विद इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सामान्य है और इम्पेयरमेंट है, सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट होता है, तो सोशल इंटरेक्शन में एसडी को प्रॉब्लम होती है। और एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? एस्पर्जर डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज्म का एक टाइप है। कल ही मैंने आपको बताया कि ऑटिज्म के टाइप्स मैंने कल ही बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में 1 से 25 तक जो क्वेश्चन कराए मैंने, यानी 101 से 125 है, उसमें मैंने ऑटिज्म के टाइप्स भी बताए। तो उनमें से एक टाइप आपका एस्पर्जर डिसऑर्डर या एस्पर्जर सिंड्रोम इसे कहते हैं, वो है। तो इसमें क्या है? सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होगी। मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट इन सोशल, यानी कि आपको मोटिवेट करना होगा सोशल इंटरेक्शन के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। तो ये कहना भी गलत है, ये कहना भी सही नहीं है। सामाजिक मेलजोल में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि यही दिक्कत तो होती है एस्पर्जर सिंड्रोम वालों को भी। क्यों? ये एक ऑटिज्म का टाइप है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 क्वेश्चन है, द DSM-4 definition of autism indicate that a child must display autistic characteristics before the age of, कहने का मतलब है DSM-4 के अनुसार ऑटिज्म के लक्षण किस आयु से पहले प्रकट होने चाहिए, किस आयु से पहले प्रकट होना चाहिए DSM-4 के अनुसार। DSM, कभी कभी DSM की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेना, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल इसकी फुल फॉर्म है। और अब जो लेटेस्ट में चल रहा है वो DSM-5 TR चल रहा है। तो लेटेस्ट, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है? DSM-5 TR, इसका लेटेस्ट वर्जन है ये। आज के समय में ये वाला चल रहा है, लेटेस्ट में करंट में DSM-5 TR चल रहा है ना। टेक्स्ट रिवाइज, TR का मतलब टेक्स्ट रिवाइज, तो DSM-5 चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको, इसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, लेकिन 4th के अकॉर्डिंग पूछ रखा है यहाँ पर, क्योंकि पहले का पेपर है, पहले का 2018 में लिया गया था। लेकिन DSM-5 TR तो बाद में आया, 2020 के बाद आया है TR। तो इससे पहले ये 4 का ही चलता था या 5th का चलता था। तो DSM-4 के अनुसार पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो जो भाई इसके सिम्टम्स नजर आते हैं आयु से पहले प्रकट होने लगते हैं, मतलब ऑटिज्म के सिम्टम्स कितने आयु से पहले प्रकट होने लगते हैं, DSM-4 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। 1 साल, 3 साल, 5 साल या 4 साल। तो 3 साल से पहले प्रकट होने लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर 5th के अनुसार पूछता तो भी यही आता, 3 साल। 5th पूछता, 5th TR पूछता, DSM-5 TR पूछता, तो 3 साल पहले। तो ज्यादातर अगर इसमें हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि 3 साल ही आपको टिक करना है, कुछ भी आ जाए, क्योंकि ज्यादातर हर जगह इसकी डेफिनेशन में 3 साल ही गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इंक्लूड। भाई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? तो अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता क्या है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या है? मुझे पता आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंडक्टिव, वैसे मैंने अभी जो 101 से 125 तक के क्वेश्चन करा उसमें भी मैंने आपको टाइप्स पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन के साथ साथ। तो
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, जब आपके आउटर ईयर में, आउटर ईयर कहां से कहां तक होता है, यहां से लेके यहां तक का जो आपका एरिया होता है, ये एरिया पूरा, इस एरिया में जब कोई दिक्कत हो जाए कान के, तब हम उसे कहते हैं, आउटर ईयर में कोई दिक्कत हो जाए तब हम उसे कहते हैं उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हुआ है। अब साउंड कंडक्ट नहीं हो रही है, कंडक्शन नहीं हो रहा साउंड का कंडक्शन मतलब साउंड का कंडक्शन, ऐसे कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो साउंड क्या है, कान के इस हिस्से में नहीं जा पा रही है, जब इस हिस्से में नहीं जा पा रही तो अंदर भी नहीं जा पा रही है, और अंदर नहीं जा पा रही तो ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पा रही है, सुनाई नहीं देता, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इसे कहते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस यही है। और जब ये खराब हो जाता है तो जो हमें मशीन वगैरह, कोक्लिया वगैरह लगा देते हैं, जिससे साउंड यहाँ जाता है डायरेक्ट और फिर आपका ब्रेन तक पहुंचता है। फिर आपका यहाँ का जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में जो प्रॉब्लम आती है तो इसे हम कहते हैं सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है, जब इनर ईयर में कोई दिक्कत होगी, कोक्लिया में कोई दिक्कत होगी, यहाँ की जो नर्व में कोई दिक्कत होगी, है ना, तो हम कहेंगे उसे सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। एक बार सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, प्रीवियस ईयर में फुल फॉर्म भी आई थी कि SNHL की फुल फॉर्म बताइए, तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस इसकी फुल फॉर्म है। ये मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इंक्लूड, इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या इंक्लूड किया जाता है, माल फंक्शनिंग ऑफ द इनर ईयर, है ना, यानी आंतरिक कान की खराबी, माल फंक्शनिंग ऑफ इनर ईयर। देखो वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है इनर ईयर, तो इनर ईयर कहाँ पर है भाई, इनर ईयर तो ये है, जबकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो यहाँ पे खराबी की वजह से होता है, और ये क्या कह रहा है कि ये खराब है, तो ऑप्शन क्या है, ये कहाँ पर, माल फंक्शनिंग ऑफ द इनर ईयर, तो इनर ईयर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गलत है। माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटरी नर्व कहाँ होती है, ये रही ऑडिटरी नर्व, और ये भी कहाँ का पार्ट है, ऑडिटरी नर्व ये रही, और ये भी कहाँ का पार्ट है, ऑडिटरी नर्व ये रही, और ये कहाँ है, इनर ईयर में। तो बात किसकी हो रही है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो यहाँ पर होता है, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि यहाँ खराबी होगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑडिटरी नर्व की बात कर रहा है। अब आ रहा है ब्लॉकेज ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, है ना, ऑडिटरी कैनाल का ब्लॉक हो जाना। तो ऑडिटरी कैनाल कहाँ होती है भाई, ऑडिटरी कैनाल इसे कहते हैं, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, इस हिस्से को आप ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, है ना, या इसे ईयर कैनाल भी कहते हैं इसको, या इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, 3-4 नाम हैं इसके, आपको 3-4 नाम याद करने पड़ेंगे कि ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, ईयर कैनाल भी कह देते हैं, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी इसको कह देते हैं। तो इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तब आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, तो ये कहना सही है, क्योंकि इस हिस्से में ही तो होता है, इस हिस्से की खराबी की वजह से ही तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ द बोथ इनर ईयर एंड ऑडिटरी नर्व, यानी कि दोनों, माल फंक्शनिंग इनर ईयर यानी कि ये दोनों ऑप्शन, इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व ये दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, तो ये कहना भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इस तरह से आप, अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे इजीली। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, a teacher may be likely to suspect that one of her student has a hearing loss if the student, एक शिक्षिका को अपने किसी विद्यार्थी में श्रवण हानि का संदेह हो सकता है यदि विद्यार्थी, यानी कि एक स्कूल में है ना, शिक्षिका को मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको हेयरिंग लॉस है, तो उसकी कैसे पहचान करेगा, यदि मतलब किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर रहा है, किस तरह से उसको ऐसा लगा, है ना। तो हमें जब ऐसा लगता है ना, इसे किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, जैसे क्लास में आप जब एज अ टीचर, एज ए स्पेशल एजुकेटर किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पर आपको लगता होगा ना, यार इसको लग रहा है SLD है, इसको लग रहा है कि इसको इंटेलेक्चुअली कोई डिसेबिलिटी है, या इंटेलेक्चुअल इसकी फंक्शनिंग थोड़ी डाउन है ना। तो आप अभी कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड केस है, मतलब टीचर हो, स्पेशल एजुकेटर हो, या फिर एक जनरल टीचर हो, दोनों के लिए वो एक सस्पेक्टेड केस है। सस्पेक्टेड केस का मतलब है कि आपको सिर्फ शक है कि वो उसको डिसेबिलिटी है, लेकिन जब तक डायग्नोस ना हो जाए, तब तक सर्टिफिकेट ना बन जाए, तब तक आप उसे नहीं कह सकते कि वो डिसेबल है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आप इसमें क्वेश्चन में तो यही कहा जा रहा है ना कि कैसे पता चला उसे, तो इज नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द सोशल स्टडीज, मतलब सोशल स्टडीज में वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो इस वजह से लग रहा है कि उसको क्या है, हेयरिंग की प्रॉब्लम है, हेयरिंग लॉस को। भाई सोशल स्टडी मतलब अटेंशन नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा तो हो सकता है ना उसका इंटरेस्ट भी ना हो, है ना। तो इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि भाई हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ना हो, या फिर हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो यही रीजन नहीं है। सिट नियर द फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास में फ्रंट रो में, मतलब फ्रंट सीट पे वो बैठ रहा है, तो हम उसे कैसे, फ्रंट सीट पे बैठ रहा है तो फिर तो उसको और अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, तो उससे तो हम जज नहीं कर सकते कि उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, है ना, निर्देश को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, मतलब जो टीचर बोल रहा है, जो उसने बताया है उसको रिपीट करने को कहेंगे, है ना, और वो सुन भी रहा है, हम देख भी रहे हैं वो सुन रहा है, तो आप उससे खड़े होके कहेंगे आप बताओ मैंने क्या बताया, तो वो चीजें होती है ना, तो वो चीज, तो ये कहना तो सही है। स्लीप इन द क्लास, क्लास में सो गया है बच्चा, तो हम कहेंगे उसको हेयरिंग लॉस है, उसे लग रहा है कि उसको हेयरिंग लॉस है, तो ऐसा कहना भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 139। 139 क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ एन आईपी फॉर अ स्टूडेंट हु इज हार्ड ऑफ हेयरिंग शुड इंक्लूड, है ना, श्रवण बाधित छात्र के लिए आईपी तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन शामिल, निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए, इसको शामिल किया जाना चाहिए, मतलब आईपी लिखने के लिए किसको शामिल किया जाना चाहिए। द चाइल्ड इज पेडिटिशियन, बच्चे के पेडिटिशियन को, या फिर चाइल्ड इज सिबलिंग, बच्चे के भाई बहन या सिबलिंग्स को, एन ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट को, या चाइल्ड इज पेडिटिशियन एंड सिबलिंग, या इन दोनों को, इन दोनों को। तो हमें किसको आईपी लिखते समय किसको हमें शामिल करना चाहिए, अगर उसको हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कह दो कि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, देखो सुनने की पावर उसमें है, बस ये क्या है कि लॉस हो चुका है, हेयरिंग लॉस है उसको, अब उसको हार्ड ऑफ हेयरिंग के कहेंगे। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है थोड़ी क्षमता है भाई अभी उसमें, शॉर्ट में इसको एच ओ एच कहते हैं, एच ओ एच, एच बड़ा फिर एच ओ छोटा फिर एच बड़ा कैपिटल में, तो इस तरह से एच ओ एच लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आईपी लिखने के लिए पेडिटिशियन नहीं चाहिए, चाइल्ड के सिबलिंग्स भी नहीं चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, तो क्योंकि वो सही बता पाएगा। और ऑडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि कितना हेयरिंग लॉस हुआ है, यानी जो हेयरिंग लॉस का पता लगाते हैं ना कि भाई इसको माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, सीवियर हेयरिंग लॉस है, या फिर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, किस टाइप का हेयरिंग लॉस इसे हुआ है, वो पता लगाने का काम ऑडियोलॉजिस्ट का होता है। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट वही होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट एक तरह के कान के डॉक्टर होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसकी ऑडियोलॉजिस्ट, ये वो ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है जो कान की दवाइयां वगैरह देते हैं, मेडिसिन, वो अलग हैं, है ना, वो अलग हैं। तो ये क्या है, ऑडियोलॉजिस्ट हैं। ऑडियोलॉजिस्ट वो उनको जो कान के डॉक्टर होते हैं ना, उनको ऑटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑटोलॉजिस्ट, उनको ऑटोलॉजिस्ट बोलते हैं। दवाई वगैरह देते हैं ना, कान में दर्द हो रहा है, कान में ये दिक्कत है, तो उसकी से रिलेटेड मेडिसिन सर्जरी वगैरह करने का काम इनका होता है, ऑटोलॉजिस्ट का। लेकिन जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है हेयरिंग लॉस का पता लगाना कि कितना डैमेज हुआ है, कहाँ पर डैमेज है, और वो कितना हो चुका है, और अब कितनी सुनने की पावर इनके अंदर बाकी है, सुनने की क्षमता बाकी है, तो उसका पता लगाते हैं। तो यही सबसे बेस्ट है कि यही आईपी लिखने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा देंगे, यही सजेशंस बढ़िया बढ़िया दे देंगे, अच्छे अच्छे सजेशंस दे देंगे एक स्पेशल एजुकेटर को। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है आपका 140 है, द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड टू बी अ कॉज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या होती है भाई, डेफ ब्लाइंडनेस क्या होती है, मैंने आपको कल ही बताया कि डेफ ब्लाइंड जो है ये क्या है, एक सेंसरी डिसेबिलिटी है, क्योंकि इसमें दो सेंस अफेक्टेड होते हैं, यानी दो सेंस इंपेयर्ड होते हैं, एक आपका आईज और दूसरा आपका हियरिंग, है ना, तो ये दो आपके पार्ट अफेक्टेड होते हैं सेंस ऑर्गन के, इसलिए इसको सेंसरी डिसेबिलिटी कहते हैं, सेंसरी इंपेयरमेंट भी बोलते हैं, डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको डुअल सेंसरी
डिसऑर्डर या इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, इम्पेयरमेंट, डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं इसको। एक तो इसका ये नाम हो गया, देखो डेफ ब्लाइंड तो कहते ही है इसको, डेफ ब्लाइंडनेस, डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, और इसको मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, या मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर भी इसको कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेंसेस अफेक्टेड हैं, इसलिए इसको मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कॉज, पूछ रहा है ना, द फॉलोइंग फैक्टर कंसिडर टू बी कॉज ऑफ डेफ, मतलब इनमें से पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा डेफ ब्लाइंड का कॉज है, इनमें से कौन सा किसकी वजह से डेफ ब्लाइंड होता है, डेफ ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, रुबेला की वजह से, अशर सिंड्रोम की वजह से, या फिर मेनिंजाइटिस की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव की वजह से। देखो रुबेला क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है रुबेला। रुबेला जो है वो एक तरह का वायरस होता है ना, और एक तरह का वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ये होता है रुबेला, और ये एक तरह के मदर को मदर मतलब ये एक तरीके का कह सकते हो कि प्रीनेटल पीरियड में होने वाला एक कॉज है, प्रीनेटल में होने वाली एक वायरल इन्फेक्शन कह सकते हो, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कह सकते हो रुबेला, और उसकी वजह से बच्चा डेफ ब्लाइंड हो जाता है। तो रुबेला तो ही हो गया। रुबेला को इसका दूसरा नाम, जो रुबेला का दूसरा नाम है वो आपका जर्मन मीसल्स है ना, अब याद रखना, जर्मन मीसल्स, जर्मन मीसल्स भी कहते हैं रुबेला को, और इसको तीसरा नाम इसका जो है वो है आपका सीआरएस भी इसे कहते हैं रुबेला को, यानी कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, क्योंकि ये जन्म के समय मदर को किसी तरह का रुबेला जब हो जाता है मदर को, तो उसकी वजह से बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है और डेफ ब्लाइंडनेस कॉज करता है। अशर सिंड्रोम क्या होता है, अब अशर सिंड्रोम क्या होता है, अशर सिंड्रोम क्या होता है, अशर सिंड्रोम में क्या होता है, अशर सिंड्रोम में जो होता है वो दो तरीके की दिक्कत होती है, एक होती है वीआई की और एक होती है एचआई की, यानी कि जो रेटिनस पिगमेंटोसा होता है ना आपका, आरपी रेटिनस पिगमेंटोसा होने की वजह से बच्चे को हेयरिंग और विजन की प्रॉब्लम होने लगती है, रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से, है ना, एचआई प्लस वीआई की प्रॉब्लम होने लगती है, और उस वजह से बच्चे को डेफ ब्लाइंडनेस होती है। तो ये अशर सिंड्रोम है। अशर सिंड्रोम के बारे में आपके अशर ने ही बताया था, चार्ल्स अशर ने ही इस सिंड्रोम के बारे में, देखो इस सिंड्रोम के बारे में, अशर सिंड्रोम के बारे में जो बताने वाला व्यक्ति था ना कि ये क्या होता है, तो वो चार्ल्स अशर ही थे जिन्होंने ये बताया था अशर सिंड्रोम के बारे में। इन्होंने बताया था रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से बच्चों को जो हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है और वीआई की प्रॉब्लम होने लगती है साथ में धीरे धीरे, तो इसकी वजह से डेफ ब्लाइंड कॉज करता है। मेनिंजाइटिस मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो ब्रेन जो होता है, तो उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम मेनिंजिस का होता है, और उस मेनिंजिस में आपका इन्फ्लेमेशन आ जाए, है ना, जब भी वर्ड आ रहा है इसमें आइटिस वर्ड आ रहा है ना, यानी कि उसमें सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने लगता है ना, और उसकी वजह से बच्चे को डेफ ब्लाइंडनेस हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो उन हिस्से को खराब करता है जो हेयरिंग और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन हिस्सों को खराब कर देता है, जिसकी वजह से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो ये मेनिंजाइटिस, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी डी का राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड कंडीशन हैव यूनिक एजुकेशनल नीड। भाई सही बात है कि डेफ ब्लाइंड बच्चा जो होता है ना, उनको उनकी अलग मतलब एक डिफरेंट एजुकेशनल नीड्स होती है, ये कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, लर्न बाय साइट, भाई देख ही नहीं सकते तो कैसे लर्न करेंगे, वो देखकर, है ना, देखकर सीखना, तो ये कहना गलत है कि भाई वो देखकर सीखेंगे, कहना गलत है। लर्न बाय हेयरिंग, डेफ ब्लाइंड क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, वीआई और एचआई का, वीआई और एचआई का, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लर्न बाय हेयरिंग ये कहना भी सही नहीं है, लर्न बाय डूइंग यानी करके सीखेगा, लर्न बाय साइट एंड हेयरिंग, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें आ गए, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142, क्वेश्चन नंबर 142, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ लिया कि भाई डेफ ब्लाइंड को मल्टीपल डिसेबिलिटी में ही काउंट करते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, मल्टी सेंसरी डिसेबिलिटी भी कहते हैं, डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये सब इसके ही नाम है डेफ ब्लाइंडनेस के। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, इससे ही रिलेटेड है। डेफ ब्लाइंडनेस से, लोकोमोटर आपकी चलने फिरने से रिलेटेड है। फिजिकल डिसेबिलिटी एक कैटेगरी है ना। तो जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा डेफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसका मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है का जो है एग्जांपल है वो यही है, तो इसलिए इसको इसमें इंक्लूड भी किया जाता है इसलिए। तो 143 पे आ जाते हैं हम। 143 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू आइडिया इन स्टूडेंट विद क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी आर सर्व थ्रू द एज रेंज ऑफ। आइडिया के अनुसार योग्य विकलांग छात्र किस आयु सीमा तक सेवाएं प्राप्त करते हैं, किस आयु। देखो आइडिया एक्ट जो था ना, आइडिया एक्ट, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। आइडिया एक्ट जो है इसके अंदर जो 13 डिसेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आइडिया एक्ट में कितने डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है, 13 डिसेबिलिटीज के बारे में बात की गई है। इसमें 13 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो वो भी सही रहेगा, इसकी फुल फॉर्म से आ सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्ट वगैरह दे रखे हैं, वो है ना। एजुकेशन के बारे में कहाँ किसको कितनी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात हुई, तो आइडिया एक्ट जरूर पढ़ लें। तो इसमें कहा जा रहा है आइडिया एक्ट के अनुसार विकलांग छात्र किस आयु सीमा तक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो किस आयु सीमा तक, 21 साल तक, जन्म से 21 साल तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट वैसे ही है तो इसलिए हम सीधा सीधा आंसर इसका कर रहे हैं। अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शैल बी इशू बाय, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है ना वो कौन इशू करता है, वो इशू करने का काम एजुकेशनल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका मेडिकल बोर्ड इशू करता है, और अगर मेडिकल बोर्ड में भी पूछ ले तो सीएमओ करता है। सीएमओ मेडिकल बोर्ड में भी कौन करता है, सीएमओ। सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है उसके साइन होते हैं, और वो मेडिकल बोर्ड का हेड होता है। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो साइन करता है तो उसके बाद ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है। तो आप याद रखना मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही इशू होता है, और मेडिकल बोर्ड में भी कौन होता है, सीएमओ होती है, वो साइन करती है जब जाकर ये सर्टिफिकेट बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी टू ऑब्टेन अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए कितने परसेंट डिसेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उस पर्सन के अंदर। तो 40% होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है ये, है ना। कि भाई ये फैक्ट तो तुम्हें याद ही नहीं करने ही पड़ेंगे बिल्कुल ही। तो ये तो कुछ इसमें है ही डिसेबिलिटी में जो आपको याद करने पड़ते हैं। तो 40% होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, SSA की फुल फॉर्म। SS स्टैंड्स फॉर, तो स्टेट शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्वा शिक्षा योजना, स्टेट सेकेंडरी आयोजना। तो ये बहुत आसान है, सर्व शिक्षा अभियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब चलाया गया था कमेंट करके बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये योजना कब चलाई गई थी, ये बताएंगे। और इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई थी वो भी कमेंट कर देना अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 आपका पढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी है लेकिन पूछा गया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हैज बीन साइंड बिटवीन NCT एंड RCI on 19 January 2005 aim at working together in which of the following areas, है ना। 19 जनवरी 2005 को NCT और RCI के बीच हस्ताक्षरित समझौता
ज्ञापन यानी एमओयू का उद्देश्य निम्नलिखित से किस क्षेत्र में मिलकर कार्य करना था। मतलब इनके बीच में एक समझौता हुआ था, यानी कि एक एमओयू साइन हुआ था एनसीटी और आरसीआई के बीच के हमें किस चीज पे काम करना है, किस क्षेत्र में मिलकर कार्य करना है, उस पे एक एमओयू साइन हुआ था। तो वो क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं अब। पहला है डेवलपिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन कोर्सेज विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। ये कहना, ये तो ठीक कह रहा है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एनसीटी भी चलाता है ना, लेकिन दोनों मिलकर करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर वाली बात तो सही की जा रही है। वो क्या है, विकलांगता विशिष्ट विशेषज्ञ आगे सही शिक्षक शिक्षा तैयार पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, ये भी नहीं है। और अवेयरनेस जनरेशन फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी कोलैबोरेशन, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ये देखो एक ही बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, और इसके अलावा कभी आज तक पूछा नहीं गया है ये, और अब इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स कम्स अंडर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ये भी आंसर आप सभी दे देंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है 2009 वाला, है ना। 2009 का आपका RTE एक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 21A में ये चीज कही गई है कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए, है ना। लेकिन डिसेबल्ड पर्सन के लिए पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिसेबल पर्सन के लिए कितनी रखी गई है, तो 6 से 18। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डिसेबल पर्सन की 6 से 18 है। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डेवलप इन, है ना। यानी कि नेचुरलिज्म वाली जो फिलोसफी है एजुकेशन में, एजुकेशन की, वो किस सेंचुरी में डेवलप हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बात कही जा रही है इसमें। विच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गॉड, मैन मेडल्स विद देम एंड दे बिकम इविल। ईश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है, मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है और वे बुरे हो जाते हैं। ये विचार किस दर्शन का है, किस फिलोसफी का है, बताओ भाई। कि भाई ईश्वर सब कुछ बनाता है, सब कुछ बना के भेजता है, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उसमें ह्यूमन क्या है, अपना इंटरफेयर करता है, और वो क्या हो जाता है, इंटरफेयर करता है और वो बुरे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक किस विचार से संबंधित है, तो ये है नेचुरलिज्म से संबंधित। किससे है, नेचुरलिज्म, क्योंकि हमें क्या दिया है, ईश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है, मनुष्य उसमें, तो सब कुछ अच्छा बनाते ही से पता चल रहा है कि हमें मिला है सब कुछ बना बनाया, जैसे पेड़ पौधे सब मिला है, तो नेचर से मिले ना, तो नेचुरलिज्म, इससे आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूँ आज के एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे, आपको जो मैंने ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करे हैं वो भी पसंद आए होंगे। तो आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करो कि भाई हमें ये दिक्कत है और ये ऑप्शंस हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन चीजों पे हम बाद में विचार करेंगे, है ना। उस पर अलग से वीडियो बना के मैं समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, है ना, या ऑप्शन में ये चीज समझ में मुझे नहीं आई, तो वो चीजें बताया करो। जब कमेंट आप करोगे नहीं जब तक, तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ आगे एक्शन भी नहीं ले पाऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ आपके डाउट भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो पीडीएफ है इसकी जल्दी मैं अवेलेबल करा दूंगा, जैसे इसका पूरा पेपर कंप्लीट करा दूंगा फिर मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं हूँ, उस पे भी आप जुड़ जाइए, डिस्कशन कर सकते हैं आप वहाँ पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।